हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और कल हम जो विकास की अवधारणा समझ रहे थे, जो हमने तालिका के द्वारा एक दूसरे से तुलना करके बताया कि कैसे हम ये समझ सकते हैं कि केवल और केवल एक इनकम अधिक होना ही विकास का पैमाना नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सार्वजनिक सेवाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, जिनके माध्यम से वो सारी चीजें जोड़ी जाती। तो ये सब कौन तय करता है कि विकास के लिए जो तुलनात्मक चीजें हैं कि ये भी होना चाहिए, मानक जो तय करता है वो कौन करता है। तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है ये तय करती है और ये विकास की कुछ रिपोर्ट जारी करती है। इनका एक पैमाना होता है कि फलाने देश में इनके एक पैमाने हैं, इस स्तर पर किस नंबर पे आ रहा है व्यक्ति, है ना। मानव विकास सूचकांक जो जारी करते हैं उनमें कि ये शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का क्या है, पोषण का क्या है ना, राष्ट्रीय आय क्या है, ये सब चीजें वो पूरे आंकड़े तय करते हैं, पूरे आंकड़े कलेक्ट करते हैं और फिर उस आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हम जो ये देख रहे हैं, ये रिपोर्ट जो यूएनडीपी ने जारी करी थी, ये 2015 के आंकड़े हैं, जो एक तालिका बना के एक समझाने की कोशिश की गई है। देश के नाम लिखे हैं, देखो आप यहाँ पे कंट्री है और उसके पड़ोसी भारत है और उसके पड़ोसी देशों के यहाँ नाम दिए गए हैं। फिर यहाँ सकल आय यानी अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति, जब भी ये आय की बात होती है तो ये अमेरिकी डॉलर में होता है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर सब जगह चल जाता है, तो उसकी क्रय शक्ति के अनुसार ये आय दी होती है। ये संभावित आयु है, मतलब जन्म के समय जो बच्चा पैदा होता है उसकी संभावित आयु, क्योंकि शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य है, पोषण है और सारी चीजें हैं, इनको देखते हुए कि वो कितना जीवित रह पाएगा। ये एक संशोधित, क्योंकि एवरेज एक एज निकाली जाती है, औसत आयु कितनी है ना। तो जापान की सबसे अधिक औसत आयु है, ऐसे हमें पता है। तो हमारे ये औसत आयु दी गई है। विद्यालय आयु यानी बच्चे जिसमें विद्यालय जाते हैं, और एक है विश्व मानव विकास सूचकांक, यानी मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है कि ये बे पैमाने हैं और इस पर किस नंबर पे 188 देशों की ये सूची जारी होती है, 188, और इसमें ये किस पायदान पर है ये जारी किया जाता है। तो ये पूरे उसका आंकड़ा दिया है। इसके माध्यम से हम एक तुलना कर सकते हैं कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से किस मामले में ऊपर है, किस मामले में नीचे है या समकक्ष है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखें हम, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका एक छोटा सा देश है और वहां देखो उसकी सकल आय है 10,789 है ना, और इसकी औसत आयु कितनी, 75 ईयर्स। अभी जितने भी दिए हैं इनमें सबसे अधिक है 75 ईयर्स वहां औसत आयु है। विद्यालय आयु 10.9 10.9 है। और विश्व में मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स है वो उसमें 73वां स्थान है, 73 नंबर पर है। तो जो इंडेक्स होता है ये मानव विकास सूचकांक, वैसे तो होता है ना कि हम अधिक नंबर होते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, पर यहाँ उल्टा है। तो यहाँ पर मानक में आपका स्थान जो है ऊपर है, यानी 73वें नंबर पर है, तो अच्छी बात है। और नीचे जाएगा, जैसे 100 से और नीचे चला गया तो आपकी स्थिति खराब है ना। तो ऐसे हम आकलन करते हैं। तो 73वें नंबर पर है। वहीं हम भारत से इसकी तुलना करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 5,666, यानी लगभग इसकी आधी है। एक छोटा सा देश है, पड़ोसी देश है, और हम बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत सारी जनसंख्या है और ये बहुत मानव संसाधन में बहुत सारे संसाधन हम सक्षम हैं। उसके बाद भी यहाँ देखो हम इससे 50% हमारी आय है। औसत आयु की बात करें तो यहाँ से केवल 68.3 है, यानी हमारी औसत आयु अभी जो आंकी जा रही है 2015 में आंकी गई थी 68.3, सिर्फ इतने साल व्यक्ति जीवित रहेगा। विद्यालय में 6.3 है और विश्व में मानव विकास सूचकांक में हम 131वें नंबर पर हैं। अब आप देखो कितना अंतर है, 131वें नंबर और 73 नंबर, जबकि हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है। और संसाधनों में, मानव संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, भौगोलिक रूप से भी सभी तरह से वो हमसे बहुत छोटा है। उसके बाद भी वो इंडेक्स में बहुत ऊपर है और सभी चीजों में वो हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। फिर म्यांमार देख लो आप, 4,943, इसकी 66.1, 4.7, 145वें नंबर पर है ना। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी 5,031, लगभग हमारे बराबर उसकी आय है, थोड़ा अंतर है। और इसकी जो औसत आयु 66.4, 5.1 और 147वें नंबर पर है। इन पूरे देशों में मानव विकास सूचकांक में सबसे खराब स्थिति पाकिस्तान की है, क्योंकि 147वें नंबर पर है। पर बाकी के और देश भी लगभग आसपास ही हैं, जैसे कि
म्यांमार भी 145 पे है और आपका नेपाल भी 145 पर। अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय नेपाल की बहुत कम है, 2377 है, लेकिन औसत आयु भारत से अधिक है, 70 वर्ष है, भारत की 68.3 है ना। और ऐसे ये 4.1 है, 145 स्थान पर है ये। बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, पाकिस्तान के जैसे उससे अलग हुआ है, इसकी आय बहुत कम है लेकिन आयु अधिक है, औसत आयु, और यहाँ भी स्थिति ठीक दिख रही है, और ये 139वें नंबर पर है, यानी भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 8 पायदान ही नीचे है, जबकि हम सभी चीजों में बहुत बेहतर है। तो ये सूचकांक ऐसे देते हैं जिसके माध्यम से हम अपने रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। होता है ना कि किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देख के उसकी इंटेलिजेंसी पता की जाती है, कितना होशियार है, पढ़ने में कैसा है। तो वैसे ही देशों का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करता है यूएनडीपी, 188 देश जिसमें शामिल हैं। तो उसमें किसने पायदान पे, आप जितने पहले पायदान पे हैं, दूसरे 10, टॉप 10 में जो होते हैं वो सारी विकसित कंट्रियां हैं, और कंट्रीज में, उन कंट्रीज में जो है सारी चीजें, उन मापदंडों को, अच्छा स्वच्छ पेयजल है, अच्छा स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना, प्रति व्यक्ति आय है, सभी चीजों में वो ऊपर होंगे, तब जाके उनको वो टॉप 10 में जगह मिली है। तो इस प्रकार से हम विकास को माप सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हमने विकास की बात की, आपकी पुस्तक में एक वो दिया हुआ है टॉपिक, वो है धारणीय विकास की धारणीयता या धारणीय विकास क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लें, है ना। धारणीय विकास क्या होता है, हमने विकास की बातें की, विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास की बात की, और देशों से तुलना करके ये जाना कि भारत कैसे देशों में किन किन चीजों में, राज्यों की तुलना की हमने, अपने देश के राज्यों की तुलना की, कौन से देश राज्य जो है वो विकसित हैं और कौन से अविकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं, समृद्ध राज्य कौन से हैं, गरीब राज्य कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने पता की अभी सारे उसके द्वारा। अब हम एक पॉइंट जो आपका, एक टॉपिक जो आपका लास्ट रह गया है इस चैप्टर में, उसकी हम बात करेंगे, तो वो है विकास की धारणीयता। तो धारणीयता की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप आए, अब ये हम इसी पे चर्चा करेंगे, विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता। अब ये धारणीयता क्या है, इसका मतलब है विकास का स्थायी होना, विकास का स्थायी होना या स्थायी विकास, है ना। जैसे विकास तो हमने कर लिया, आज जो हम देख रहे हैं ये जो सारे आंकड़े टेबल के माध्यम से ये सब हमने देखा कि विकास इतना इतना हुआ है, लेकिन क्या ये विकास स्थायी है, क्या ये विकास हम आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा सकते हैं, जो आज हम उपभोग कर रहे हैं, क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उपभोग कर पाएंगी। तो ये धारणीय विकास की अवधारणा यहीं से जन्म लेती है कि आने वाली भावी पीढ़ी, यानी जो हमारे पास है, जो हम उपयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे बेहतर अपनी पीढ़ी के लिए दें। जैसे मैंने जो शिक्षा पाई, मैं चाहूंगी मेरे बच्चे मुझसे अधिक, मैं जो जिस पद पर हूँ मैं चाहूंगी मेरे बच्चे उससे अच्छे पद पर हो, मेरे से ज्यादा अच्छी आय हो, अच्छा जीवन स्तर हो, सभी चीजों में, स्वास्थ्य वगैरह। तो ये सब चीजें क्या हम दे पाएंगे, क्योंकि ये कुछ बिंदुओं पर निर्भर करता है। जैसे विकास किन पर निर्भर करता है, संसाधनों के ऊपर। हम संसाधनों का मानव हित में अच्छे से उपभोग करके ही तो विकास करते हैं, है ना। जैसे हमें कुछ भी करना है तो तेल की, कोयले की, जल की, भूमि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसे हमारे पास जो चीज आ रही है और हम खर्च कर रहे हैं, तो उतनी ही हमारे पास अगर फिर से आ जाती है तब तो ठीक है, लेकिन हम एक कोई ऐसी चीज खर्च कर रहे हैं जो सिर्फ खर्च कर रहे हैं और वो खत्म हो जाएगी, आगे आने वाले सालों में वो हमें नहीं मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे। जैसे कि हम बात करें पानी की, है ना, भारत में भूमिगत जल की हम बात करें, भारत में भूमिगत जल, है ना। तो जल जो संसाधन है, अब हम कहेंगे जल तो असीमित है, पृथ्वी में बहुत ज्यादा जल है, तो ऐसा नहीं है। कभी उन क्षेत्रों में जाकर देखना जहाँ पानी की मारामारी है, क्योंकि भूमिगत जल का स्तर क्या होता है, नीचे जमीन के जो अंदर है, आप उसको निकालते जाएंगे दोहन। जैसे ट्यूबवेल्स लग गए हैं, ट्यूबवेल्स लगने से हर घर में ट्यूबवेल हो गया या हर खेत पर ट्यूबवेल हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर उलीच रहे हैं। उतना पानी जमीन में अगर नहीं गया प्रतिवर्ष, तो हमें पानी का संकट पैदा हो जाएगा। जो जल स्तर है, अगर मान लो अभी 200 फुट पे या 200 मीटर पे हमें नीचे पानी मिल रहा है,
और वो अगर हमने उतना नहीं आया, जितना नीचे से खींचा गया है उतना नहीं आया, तो धीरे धीरे वो स्तर और नीचे और हम हो रहा है ये भू, आज वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। क्यों? क्योंकि इतने सारे ट्यूबवेल्स, पहले कुछ एक आध हुआ करते, पहले तो ऊपर जो कुओं में अपने आप प्रकृति जो जल भर देती थी, तालाबों में, कुओं में, नदियों में, हम सिर्फ वो उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, उसने धरती का सीना चीर के पानी निकालना शुरू किया, और भी खनिज संसाधन, तेल हो, कुछ भी हो, तो निकालना शुरू किया। जब ये निकालना शुरू किया तो फिर ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसमें उतना डालें भी। जैसे कि मान लीजिए हम 1 लाख रुपए हमारी साल की आय है, और उसमें से हमें 12 महीने चलाना है या 10 महीने चलाना है, तो 10,000 रुपये प्रति मंथ यदि हम खर्च करेंगे तो हमारा आराम से पूर्ति हो जाएगी। फिर उस साल के अंत में हमें फिर 1 लाख मिल जाएगी। लेकिन यदि हम वो 1 लाख रुपए जो है पहले 2 महीनों में खर्च कर देंगे, तो आने वाले 8 महीनों में हम क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे ही अत्यधिक दोहन से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही। चाहे जल हो, ये प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल हर प्रतिवर्ष वर्षा होती है, फिर भूमि में समाता है, लेकिन अगर अगले वर्ष उतनी वर्षा नहीं हुई तो कई बार सूखे की स्थिति हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें पानी का संकट पैदा हो जाएगा। सब मान लीजिए 2-3 साल तक लगातार वर्षा की स्थिति रहती है, बहुत कम पानी आता है, तब हम क्या करेंगे। हमने दोहन तो कर लिया, लगे हम बहुत खेती कर रहे हैं या कारखानों में यूज ले रहे हैं या कहीं भी, लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि इतना तो स्टोर हो, क्योंकि हमें पता नहीं है धरती के अंदर कितना है। अगर घर में पैसा रखा होता तो हम चिंता करते कि भाई इतने पैसे खत्म होने वाले हैं, हमें हिसाब से खर्च करना है। अगर यही धारणा हम अपने भूमिगत संसाधनों के बारे में बात करें, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करें, तो आने वाली, जैसे अभी देखा वो आपने बहुत सारे कभी टीवी पर डिबेट होता है या कहीं, तो ऐसी बातें चलती हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल की कमी आ रही है ना, खनिज संसाधन भी समाप्त हो जाएंगे, तेल एक सीमा तक है, तेल खत्म हो जाएगा कुओं में, फिर हम क्या करेंगे। तो बात हो रही है नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, इन पर अब काम शुरू हो गया है। जल से ऊर्जा बनाई जाती है उसकी अपेक्षा, क्योंकि जल तो सीमित है, वही उतनी वर्षा नहीं हुई तो फिर कहाँ से होगा, है ना। तो ये सारी चीजें विकास की धारणीयता की बात करते हैं। तो जब भूमिगत जल की बात हो रही है, तो भारत में अभी कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं कि 20 सालों में जो है भूमिगत जल के स्तर में कितनी 4 मीटर नीचे तक चला गया, 4 मीटर तक की गिरावट देखी गई है ना, गिरावट देखी गई। तो जब ये हुआ तो धीरे धीरे देखो 20 सालों में जब 4 मीटर बहुत होता है, फुट की बात नहीं कर रहे, मीटर बहुत होता है, 4 मीटर नीचे खिसक गया भूमिगत जल, और हम अंधाधुंध दोहन करते जा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में जो है बहुत संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की, चूंकि बात कर रहे हैं तो तेल की बात आती है। तेल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो तेल में यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है आपकी बुक में, ठीक है, जिस क्षेत्र या देश, ठीक, और यहाँ पर उनकी क्षमता दी हुई है, भंडार जो है उनके पास, ये 2016 के आंकड़े हैं, ठीक है, भंडार क्षमता है, और उसके अलावा भंडारों के चलने की अवधि वर्षों में, भंडार चलने की अवधि, ठीक है। तो ये भंडार चल, ये सब 2016 के उसमें दिया। तो क्षेत्र की हम बात करेंगे, मध्य पूर्व क्षेत्र है जहाँ काफी तेल है, उनकी हम बात करेंगे। मध्य पूर्व में कितने भंडार हैं, इसमें है 803। क्या है ये 803? 1000 मिलियन बैटल, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, 1000 मिलियन बैटल। इसमें ही ये आंकड़े दिए हैं, जैसे होता है ना हजारों में या लाखों में, तो ये 803 1000 मिलियन बैटल जो है वो इनके पास है। किसके पास है? मध्य पूर्व क्षेत्र के पास। इनके भंडार कितने वर्षों तक चलने की संभावना है? 60 कितने वर्षों तक चले? 69.9 वर्ष
यहाँ वर्षों की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पास कितने भंडार हैं? तो इसके पास है 48 मात्र, ठीक है। और इसका कब तक चलने की संभावना है? इसका तेल जो है 10.9 यानी 10 साल 9 महीने तक ये चल सकता है। हम अब विश्व की बात करेंगे, विश्व में कितना टोटल तेल है और कितने दिनों तक चल सकता है। तो विश्व में है 1691.5 टोटल ये भंडार है। और कितने वर्षों तक चलने की संभावना है? 50.6 यानी 50 साल 6 महीने तक अभी ये तेल चल सकता है, इतना भंडारण है। तो ये तो तुलना दी है, मध्य पूर्व के पास 803 है, तो 69 साल, अमेरिका के पास 48 है, जो कि सिर्फ 10 साल और 9 महीने तक चलने की संभावना है। तो कहने का ये आंकड़े हैं कि ये संभावित वर्षों तक हम चला सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि इनको अंधाधुंध दोहन किया गया और तेजी से और तेजी से और तेजी से, तो ये पहले भी खत्म हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें ऐसे विकास की बातें करनी होंगी, स्रोत ऐसे ढूंढने होंगे कि जिनसे और हमें मिले बाद में, है ना। जैसे जल के स्रोत ढूंढने होंगे, कैसे वर्षा अधिक कराएं। तो अब देखो दोबारा से पेड़ लगाने की बात, पहले बहुत अंधाधुंध पेड़ काटे गए विकास के नाम पर, अब दोबारा पौधारोपण किया जा रहा है, बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, सामूहिक रूप से किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात समझ ली है कि वृक्षों का अपना महत्व, इससे वर्षा को आकर्षित करते हैं। और वर्षा नहीं होगी तो जल कहाँ से होगा, जल नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा, क्योंकि विकास के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। आप पुराने कभी इतिहास उठा के देखें, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य, सभी नदियों के आसपास ही विकसित हुए हैं, क्योंकि जल के बिना न तो औद्योगिक विकास संभव है, न मानव विकास संभव है ना। जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीजें धारणीय विकास की, धारणीयता की बात हमने की कि स्थायी विकास की हमें बात करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि आज हमने बहुत सारे इस महीने पैसे कमाए और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में भी, और हमने 1 लाख रुपए कमाया तो हम खुश हो गए, हमने अपने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा दिए। पर हमें ये तय करना होगा कि क्या आज वो 1 लाख रुपए आया, कि अगले महीने भी आएगा, अगले महीने भी आएगा, आगे आने वाले सालों तक आएगा। तब हम अपना प्रति माह जो है कम से कम 50-60 हजार जो हम खर्च कर रहे हैं, तो उतनी क्षमता आने की है क्या, उसको धारणीयता कहते हैं, स्थायित्व, सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो ये सारी चीजें विकास की हमने समझी। अब यहाँ आपका विकास इस चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे और आशा करती हूँ आपको मजा आ रहा होगा समझने में अर्थशास्त्र को, कि कैसे हमारी प्लानिंग होती है। चाहे घर की प्लानिंग आप कभी देखें आपके पेरेंट्स को, तो आपको समझ में आई कि देश भी ऐसी प्लानिंग करता है, विश्व भी ऐसी प्लानिंग करता है। तो ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।